अभिनंदन। आज के इस दूसरे सत्र में और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तीसरे दिन के छठे या अंतिम सत्र में हम सब हैं। और आज इस सत्र का विषय है संस्कृत भाषाया आधुनिक संदर्भे उपयोगिता। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है, बहुत ही मौजूद विषय है। ये उपयोगिता जब तक कहते हैं क्या सूक्ति है कि क्या 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 उक्ति है कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तन, बिना प्रयोजन के मंद भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है ना, उसके लिए आगे नहीं बढ़ता। जब तक उपयोगिता सिद्ध ना हो बच्चों के लिए, तब तक वो प्रवृत्त नहीं होगा संस्कृत में। तो आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में, जहाँ जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और तकनीकी दृष्टि से और अन्य साधन हमारे पास बढ़ रहे हैं, आघात भी हो रहा है, प्रहार भी हो रहा है, और हमारी भाषा पे भी कई तरह से बहुत बार आघात प्रहार होता है। उन सब को देखते हुए आज का ये विषय चुना गया है। और आज के वक्ता अभी प्रिंस जी का नाम आएगा। हम मुझे स्लाइड देख चुके हैं हमारे मार्गदर्शक सर और मैम का। हम फिर से एक बार दोनों को नमन करते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहता हूं कि हर बार वही गीत बज रहा है, वही श्लोक बज रहा है, तो एक दीप प्रज्वलन में हम वैदिक दीप प्रज्वलन कर लेते हैं। वैदिक हमारे पास है, उपालहो विहायो आगम्यता आगच्छन्ता। अरे मैं वैसा कुछ नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, वही मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। आइए आइए ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। इस दीप प्रज्वलन के बाद इस प्रत्यक्ष देवता अग्नि से हम ऊर्जा ग्रहण करते हुए और हर तरह की मेधा को प्रदीप्त करते हुए, अपनी मेधा को प्रदीप्त करते हुए, जो सूक्ति आ रही थी आत्मदीपो भव, अपनी मेधा को प्रदीप्त करते हुए, उद्दीप्त करते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और इस वृद्धा पावन से पावित होते हुए फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम सबको पवित्र करें, उसके दर्शन से ही हम पवित्र हुए। वृद्धा पादप से अनिता सेतिया में उनका स्वागत है आभासी पटल में चित्र के माध्यम से, और अपने दिव्या भाटिया मैम का भी स्वागत है। धन्यवाद देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम आमंत्रित करते हैं प्रिंस कुमार उपाध्याय को। हम सब इनसे परिचित हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा काशीनाथ के स्नातक से हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक शिक्षा पीएचडी लाल बहादुर शास्त्री से किया है इन्होंने। व्याकरण विषय में वैयाकरण है, स्नातकोत्तर उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। साउथ कैंपस में प्रथम स्थान सुनिश्चित किया है। नेट की अर्हता धारण करते हैं और इंद्रप्रस्थ स्कूल नोएडा में अध्यापन कार्य करने के बाद 6 वर्षों से एमएटी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही सौम्य, शांत और सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी है। मैं आमंत्रित करता हूँ। और अंत में वो फीडबैक फिर बनना है, ठीक है? फीडबैक फॉर्म वही पे बनता है। बहुत धन्यवाद। कार्यशालाएं हमारी बहुत सुंदर रही, सराहनीय रही और सभी कार्यशालाओं से हमें कुछ सीखने को मिला और अवश्य ही हम लोग अपने विद्यालयों में उसको कुछ रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा या आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। इसको हम शुरू करने से पहले एक बार निर्वाचन करना चाहेंगे। गणेश वंदना करते हैं।
शूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मगनं All the teachers to reach the auditorium immediately so that we can begin with the next session. Repeat, all the teachers to reach the auditorium immediately. We are already 10 minutes late. सिंदूर शोभाकरं वन्दे शरण्यसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदं कार्य करने से पहले विघ्न निवारक गणेश वंदना के पश्चात में हमारे प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक अशोक चौहान सर का और अध्यक्षा महोदय अमिता चौहान मैम का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं और समय समय पर हम लोग मिलते हैं, समागम होता है और कुछ ना कुछ सीख करके अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। कार्यक्रम के पीछे या संस्था के पीछे महानुभाव लोगों का योगदान काफी रहता है। दिपेश सर है, महीनाधर मैम है, अनिता सेठिया मैम और पीएम वाजपेयी सर, इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इनका भी स्वागत करता हूँ। ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं और मेरा मुख्य टॉपिक है आज का आधुनिक संदर्भ में संस्कृत भाषा या प्रासंगिकता अथवा उपयोगिता। और आज के डेट में ये बहुत प्रासंगिक भी है। कोई भी कुछ अभी हमारा हाल ही में एक्सपीरियंस रहा था, शनिवार को पीटीएम हुआ था, इसमें एक पेरेंट्स आया 9th क्लास का और कह रहा है कि संस्कृत हम क्यों पढ़े बच्चे थे। डायरेक्ट प्रश्न उसका वही था, क्या फायदा संस्कृत ले बच्ची पढ़ रही थी लेकिन डायरेक्ट प्रश्न था। फिर मैंने उसको तरह तरह से साइंटिफिक तरीके से बताया, तो बिजी काफी था, मैंने बाद आप आके मिलना तो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है और इसमें मैंने अपने स्तर पे सोचा है और उन बिंदुओं को यहाँ पे समाहित किया है, लेकिन आप लोग भी काफी चीजें बता सकते हैं, इसमें सहयोग कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी भूमिका की बात करें तो ये सबको विदित ही है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और यह ज्ञान विज्ञान और धर्म और साहित्य की भाषा नहीं है। आज के आधुनिक युग में भी इसका महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ है और बल्कि और बढ़ गया। और इस काल में जो अभी जो निरंतर प्रयास हो रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर या नीति में हो, धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता बढ़ाई जा रही है और प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने का एक बेहतर प्रयास है। तो संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथों की भाषा है, कई लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं और फिर इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं और चाहे इसमें जो भी चीजें बताई गई है फिर उसको अनुपालन नहीं करते हैं, केवल पूजा पाठ वाली लैंग्वेज पूजा पाठ वाली लैंग्वेज मानते हुए कई लोगों ने योग का भी विरोध किया जब योग के बारे में बताया गया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी क्लास में ना अभी 10वीं क्लास में संस्कृत में आज तक कोई किसी मुस्लिम ने पढ़ाई नहीं करी। अभी मेरे से प्रभावित होकर के एक बच्ची 6th क्लास में पढ़ी थी, तो आज 10वीं में अक्टूबर की स्टडी में शायद यहाँ पर सर हमारी आगे तक तो मजबूरी होती है तो मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ रहे होंगे, लेकिन नौकरी पे जाकर के उन्होंने किया और फिर आगे अच्छा कर लिया। ये केवल धार्मिक ग्रंथों की भाषा नहीं है बल्कि एक समग्र विषयों को ले लें तो सारी चीज समाहित है इसमें। जैसे योग दर्शन हो गया, आर्टिफिशियल की बात करें तो इस पे भी काम चल रहा है। कानपुर आईआईटी में मेरे एक मित्र हैं, उनका बहुत बड़ा रिसर्च करता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा डीपली उसके बारे में। और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो ये संस्कृत पढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से थोड़े थोड़ी चीजों को चर्चा जो करते ही हैं। और संस्कृत पढ़ने से ये फायदा होगा कि पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे, जागृत होंगे। मैं तो बीच बीच में बोलते रहता हूँ कि आप कुछ भी बनो, संस्कृत पढ़ो, आप उसके बाद इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ बड़े पोस्ट पे चले गए, कहीं गए
कोई संभाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं और बीच में कुछ आपको सूक्ति इत्यादि हो रही, एक सूक्ति है ना वो वृक्ष के ऊपर एक वृक्ष जैसे पुत्र समूह भवे, एक वृक्ष जैसे पुत्र के समान है और एक पुत्र कैसा होता है, वृक्षारोपण धर्म महान है, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। बिल्कुल। बहुत सारी सूक्तियां हैं तो उसको बीच बीच में समाहित करके कोई बोलता है तो सारे वक्ताओं से उस वक्ता की छवि थोड़ी अलग होती है, वो कनेक्ट कर पाता है। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। माधव सर ने पूछा था उस दिन बच्चों कि बच्चे क्यों संस्कृत पढ़े, आगे कोई स्कोप नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसको मैं अलग नजरिए से देख रहा हूँ और इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप लोग कुछ बताएंगे हमें क्यों संस्कृत पढ़े आगे। 10वीं तक हम पढ़ा रहे हैं, 10वीं के बाद बच्चे के पास में कुछ नहीं है, यही प्रश्न करता है ना कि हम आगे क्यों पढ़े। सबसे बड़ी बात पढ़ाई करना ना करना अलग विषय है, सबसे बड़ी बात है ये जो सुभाषित है, जो कोटेशन का जो होते हैं, इसके माध्यम से एक राष्ट्र का उत्तम नायक बन सकता है। कहीं खड़ा हो उसका एक अलग से आदर्श रूप दिख सकता है, ये मर्यादित और बाकी भाषाओं में छोटे छोटे रूप में नहीं है, बहुत लंबा थोड़ा एक्सप्लेनेशन व्याख्या जरूरत पड़ती है और मॉडर्न टाइम में इतना समय एक लंबा थोड़ा कुछ नहीं, तो लघु चीजों में सटीक। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपको नीट करना है, जेई करना है तो कोचिंग सेंटर है, लेकिन संस्कार सीखने हैं उसके लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने साहित्य जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे अभिवादनशीलस्य नित्यं गुजरे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्यायेषु। तो जो श्लोक बच्चे पढ़ते हैं कहीं माता पिता के सम्मान की बात है, कहीं ना कहीं बीज रूप में चाहे वो कितना भी अपने दोस्तों से प्रभावित होकर कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन कहीं ना कहीं बीज रूप में वो दिखता है। कई बार पेरेंट्स आके भी कहते थे कि जैसे जब पढ़ता है बच्चा तो ये चीज रहती है उसके दिमाग में कि माता पिता का सम्मान करना, लोगों का सम्मान करना, तो संस्कार जरूर इससे उठा। और एक और चीज बड़ी बड़ी वैज्ञानिक भाषा, बड़ा सिस्टमैटिक है, एक है, दो है, तीन है, बड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है और कई नियम बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि मैं क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी में कई चीजें बड़े जो हिंदी पढ़ाने वाले और किताब लिखने वाले खुद ही ऐसा लगता है कंफ्यूज, और जबकि संस्कृत में बड़ा क्लियर है। जैसे एक उदाहरण है विद्याधीन, विद्याधीन जो है वो हिंदी के हिसाब से ये अपादान तत्पुरुष समास है, जबकि संस्कृत के हिसाब से ये कारण तत्पुरुष कारण। एक सच्चाई है कि अपादान कहना, अपादान का मतलब किसी से कुछ चीज अलग कर दे, जो पहले जिसके पास विद्या है ही नहीं उससे हमने अलग क्या किया। अगर हम तर्क देखें, लेकिन उन्होंने उसको अपादान तत्पुरुष की लिखा हुआ है किताब। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो चाहे भाषा का वो से आधार मजबूत है। ये तो है सर, मानव जो है ना, मानव ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, तो जितना अधिक हम साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, तो संस्कृत जो साहित्य है बहुत समृद्ध है, इसमें तो कोई शक नहीं है हमको। तो हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो हम सारे जितने अनुभव हमारे लाइफ में हो सकते हैं, उन अनुभवों को हम हमारे साथ फील होने से पहले ही हम उनको काव्य के माध्यम से हम उनको अनुभव कर लेते हैं। तो हम पहले ही, घटना से पहले ही उसके परिणामों के विषय में ये हम पहले से ही हम आइडिया लगा लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि जिसके साथ कोई बुरा व्यवहार या अच्छा व्यवहार, इन विषयों को हम अच्छी तरीके से अपने विवेक में लेके आके हम अपना अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे एक समाज, संस्कृत समाज की स्थापना हम संस्कृत के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो है ही, इसके साथ मेरा 10वीं तक तो संस्कृत बच्चा पढ़े हैं, उसके बाद उनको ये बताएं कि तुम भविष्य में कभी भी जा रहे हो, मेडिकल लाइन में जा रहे हो या न्याय व्यवस्था में जा रहे हो या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो वो 10वीं तक की पुस्तकों को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, इन फ्यूचर आप जा रहे हो उस लाइन में, तो वहां पर जो रेफरेंस लिखे रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ भारतीय ग्रंथों के बारे में ही होता है, क्योंकि अनुवाद करके पढ़ा रहे होते हैं। मैंने बीएससी से पढ़ा है, तो वहां पर देखा था मैंने, हमारी फैकल्टी के बगल में मेडिकल बना, तो वहां से बहुत सारे बच्चे जिसकी रुचि होती होगी, वो लोग आते थे हमारे फैकल्टी में और प्रोफेसर लोगों से पढ़ करके और
वास्तविक श्लोक में क्या बताया गया था, हिंदी में उसको फिर देखते हैं, फिर आगे अच्छा वहां पे कनेक्ट करते हैं। पहले से पढ़े हैं जो बच्चे संस्कृत, और वो जाकर के वहां पर सोर्स को देख रहे हैं, सोर्स को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग फील होता है। आज जिन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं और वो जाकर के रेफरेंस देख करके कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, वो फील नहीं आता। संस्कृत ही हमारी संस्कृति सुरक्षित है। जी और खाली संस्कृति नहीं, संस्कृति की जब बात करते हैं तो बिल्कुल ज्ञान राशि भी सुरक्षित है। और ये ज्ञान राशि जो है वो हर क्षेत्र की ज्ञान राशि, आपने योग की बात की, आप अभी मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे और उससे आज का साइंस अलग नहीं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है वो नवग्रहों वाला, है ना। तो जब पता नहीं था, दुनिया को जब पता नहीं था, तब से पूजा पाठ की बात की, पूजा पाठ की भाषा। समस्या क्या है कि लोग उसको पूजा पाठ की भाषा कह देते। ये जो कर्म कांड है ना, कर्म कांड सीधे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म ही विज्ञान से जुड़ा हुआ। मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता, वो पूर्णापंथी नहीं है। तो जब आप वो ब्रह्मा मुरारी पढ़ देते हैं तो नवग्रह के नाम आ जाते हैं, या सूर्य शौर्य मधेंद्र से पदवी पढ़ देते हैं तो नवग्रह की बात आ गई। उस नवग्रह की बात साइंस ने कब ढूंढा उसको, बहुत बात कब, कितने दिनों पहले, और वो हम कब से कराते आ रहे हैं। पंडित जी आपके घर में जाते हैं, मैं भी हूँ, मैं भी कराने वालों में से ही, जाने वालों में से ही, तो करा देते हैं। कब कहाँ ज्ञान हुआ। आप करोड़ों अरबों खर्च करके नासा में जाते हैं और बताते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो 30 रुपए 50 रुपए का पंचांग जो हमारे देश के हर क्षेत्र से निकलता है, उसमें उस साल का अभी कब होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, विश्व के किस भाग में हो, भारत में आंशिक होगा या पूर्ण होगा, कहाँ पे होगा, 30 रुपए में 50 रुपए में आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की। अगर वो विज्ञान नहीं है, आपसे तो पहले नासा तो 60 में हुआ है, उससे पहले ही है। मैं आपको एक आश्चर्यचकित करने वाला एक उदाहरण दे देता, क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं है। मैंने कहा मैं कर्मकांडी हूँ, कर्मकांडी से मतलब ये नहीं है, श्राद्ध भी, वेद भी, यज्ञ भी, महायज्ञ भी, विवाह भी, सारी चीजें। ये जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में एक, मैं वहां हूँ, श्राद्ध में एक दशगात्र होता है, दशगात्र पिंडदान होता है। व्यक्ति जब मरता है उसका अंतिम संस्कार, आज स्थिति ये है, सनातन और हिंदू धर्म की स्थिति ये है कि आप जब गए स्मशान में तो आपको सही तरीके से अंतिम संस्कार कराने वाला नहीं। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां जो तथाकथित रूप से दलित तो जो कुछ कोई भी, वही गलत सलत तरीके से आपको वो श्लोक 2 श्लोक स्नान भी करा देता है, वो भी करा देता है, और हम उसी में अपना उलझे हुए, तो अंतिम संस्कार भी आपका सही तरीके से नहीं हो पाता। हिंदू धर्म उसी मरने के बाद क्या कहते 13वीं, उसको शॉर्ट करके दिल्ली में लोगों ने चौथा बना दिया कि यार 13 दिन तक कौन सूतक पे रहता, चौथे दिन पे खत्म करेंगे। बोल रहे 13वीं, लेकिन वो चौथे में सब काम है। आपको चौथा में पहले दिन में ही, पहले दिन में भी गंगा पर सारा कुछ उसी जानकारी नहीं। एक बार मैं कहीं गया था, तानसेन सर की मम्मी की डेथ हुई थी बहुत पहले, तो वहां पे वो सीएनजी में इन्होंने करवाया। बोल रहा है सर, हम कहते फूल चुनने आओगे तो कहते कि अरे आप ही क्यों करते, तो वो भी असली संचय का भी समय नहीं है, जला दिया, खत्म हो गया। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ, 10 गात्र पिंडदान होता है, 10 दिन का जो सूतक है उसमें रोज 1 दिन का पिंडदान होता है, 15-20 मिनट का काम। उस पिंडदान के संकल्प में कह रहे हैं, मैं पहले दूसरे वाला बता देता हूँ। शिरो पूरक पिंडदान महंतरिष्ये, पहले दिन का सिर पूरक पिंडदान, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। पिंडदान क्यों करते हैं, मैं कहीं पार्वण में कहीं कराने गया था, देवघर के ही थे, कोई बुला लिया उन्होंने, उनकी बेटी जापान में रहती है, आई हुई, पिंडदान क्यों, माफी गर्भ में
हमारा प्रारंभ पिंड से ही है, सबसे पहले पिंड ही बने, उसी का उपलक्षण है वो पिंड। तो क्या कहा, शिरो पूरक। वो जो दशगात्र है ना, आपको रोज बताएगा कि पहले महीने में माँ के पेट में क्या बने, आप दूसरे महीने में क्या बने, तीसरे महीने में क्या क्या विकास हुआ, तो रक्त मज्जा आ गया, अस्थि आ गई, ये आ गया, ये आ गया। उसी की तब जाके 10वें महीने में आपका आविर्भाव हुआ। इसने बताया प्रसव तो अभी कैसे विकास हो रहा है, इसका ज्ञान अगर ऋषियों को नहीं था तो वो दशगात्र कहां से आए, और ये कैसे हो सकता कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसमें पहले महीने तीसरे चौथे महीने वाला उल्टा थोड़ा बहुत हो सकता, लेकिन उनको तो विकास कैसे हो रहा है गर्भ में इसका ज्ञान तो था। तो जरूरत आवश्यकता है आप उस कर्मकांड को समझें और समझ के फिर उसको करें, तब आपको सनातन धर्म का चमत्कृति आप जो है उसमें वो आपको पता चले। तो सीधा सीधा धर्म से धर्म नहीं है, धर्म में ही विज्ञान है। विज्ञान जो था वो धर्म में ही है। विश्व का अकेला धर्म है जो वैज्ञानिक या विज्ञान से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्षता विज्ञान से जुड़ा हुआ। अच्छा, विश्व का कोई भी धर्म बता दीजिए जहां नारी की पूजा, नारी की पूजा होती है, देवी हो देवी, यहाँ पे शिव जो कर रहे हैं तो उनकी शक्ति 7 है ना, तो शक्ति 7 नहीं रहेंगे तो शिव असक्त हो जाएंगे। नारायण की शक्ति नारायणी है, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी है, तो शक्ति नहीं है तो शिव है ही नहीं। ये भी बात है कि शिव नहीं है तो शक्ति नहीं, शिव ही शक्ति दोनों है, वो अलग बात। हम बूढ़े हो जाते तो क्या कहते हैं, हम अशक्त हो, शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, मतलब जब शक्ति ही नहीं, ये मुझे जो चला रही है वो शक्ति ही चला रही है। तो ये शक्ति की उपासना किसी और धर्म में आपको नहीं मिली। हमने अभी एनुअल डे में एक डायलॉग डाला कि जब विच क्राफ्ट में यूरोप फंसा हुआ था ना, यानी कि गायन कह के औरतों को मार दिया जाता 1950 साल 1800 ईस्वी में, तब हमारे यहाँ रानियां थी जो राज कर रही थी, हमने अहिल्याबाई रखा। तो दुष्प्रचार करके ये बताया गया कि नारियों की स्थिति ऐसी थी, नारियों की स्थिति वैसी थी, नारियों की स्थिति वैसी थी। कितनी नारियां ऋषि महर्षि के रूप में, विदुषी के रूप में हम सब जानते हैं, बहुत पहले से ही जानते। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से खाली धर्म होगापंथी नहीं है, उसको समझ के समझा के, और ये दायित्व हमारा भी है जो करते कराते उसको समझाने के। तो ये हम करेंगे तो हमारा संस्कृत में सारी विपुल ज्ञान राशि। आप एक्टिंग की बात करेंगे, पूरी दुनिया में एक्टिंग का भरतनाट्यम शास्त्र जैसा ग्रंथ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे शरीर की में कितने कपोल की कितनी तरह की एक्टिंग हो सकती है, सबके नाम पे एग्जीक्यूटिव फॉर्म में है, लेकिन सब कुछ मिल जाए। तो संस्कृत पढ़ने से आपको हर फील्ड का ज्ञान होगा। बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि आप संस्कृत पढ़े न पढ़े, जाके संस्कृत नवर जरूर रहे और उससे काम करते रहे। मैंने आपका ये सबको जानना भी चाहिए। और हमारे स्कूल में एक स्मिता रमन मैम थी, कंप्यूटर की पिछले साल रिटायर हुई है। उनका बच्चा म्यूजिक सीख रहा होगा और इन फ्यूचर जाकर के उसका रास्ता चेंज हुआ और उसने उन्हीं विज्ञान में ना कुछ किया लंदन विद्यालय से। और पिछले साल ऑस्कर पुरस्कार जो मिला था ना, उसमें उसको मिला यही फ्रेंड करके कोई मूवी आई थी डॉक्यूमेंट्री टाइप्स, है ना, उस बच्चे को मिला। तो पूरी मूवी में पूरा ध्वनि विज्ञान के ऊपर किया। तो ध्वनि विज्ञान के ऊपर हमारे संस्कृत में ही सारे कार्यक्रम हैं। अभिनय की बात हुई, पूरा नाट्य शास्त्र हमारे पास में है। आप देखते हैं कुछ मैंने यहाँ पे संग्रह किया कि क्यों संस्कृत पढ़े। तो भाषा संरक्षणाय सबसे पहला हमारा मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क विकास है। ऐसा माना जाता है कि हाँ, मंत्रों को सुनते हैं, मंत्रों को सुनते हैं, जो सुनते हैं तो इसीलिए तो वेदा सुनते हैं।
तो ये है। और नैतिक ज्ञान है, नैतिक विकास बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में। जैसे वातावरण और बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी संस्कार विहीन हो रहे हैं और माता पिता से पढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं कि फीस दे दिया बच्चे जाए, उसके बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हाँ कुछ संस्कार भी सिखाए। तो श्लोक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम संस्कार भी दे रहे होते हैं। चरित्र निर्माण उसी में आ गया। एक हो गया हमारा इसमें रिजन की विद्वत परंपरा संवर्धन है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, चली आ रही है शास्त्रों की परंपरा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। वो परंपरा मतलब निरंतर चलती रहे, ये नहीं कि केवल आर्थिक पढ़ाई करें, आर्थिक के साथ में आपको शांति चाहिए। देखिए ना, विदेशों से लोग ऋषिकेश में जा रहे हैं ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, क्यों जा रहे हैं? उनके यहाँ भी तो हो सकता था। वो चीज को यहाँ पे फील करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे संस्कृति को देखने के लिए आ रहे हैं। और आगे कुछ और भी कारण है इसमें। प्राचीन ज्ञानावबोधनाय, यानी प्राचीन जो जो हमारे ज्ञान बताए गए हैं उसको जान सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। नाटक के बारे में आप लोगों ने अच्छा बताया था और अभी कौशिक सर ने भी बताया। तो नाटक की जो परंपरा है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हमें ज्ञान करने को मिलता है। आयुर्वेद तो बहुत पूरे जीवन के लिए उपयोगी है और इसके बारे में मैं बताऊंगा डीपली। शारीरिक शिक्षा के लिए योग जो है, और संस्कृत में ही सारा कुछ निबद्ध है। ये एक प्रकार से कुल कारण है। और भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए आप बाद में जाकर रिलेट कर सकते हैं, चिकित्सा विज्ञान के लिए कर सकते हैं, न्याय शास्त्र के लिए कर सकते हैं कि प्राचीन परंपरा में हमारी न्याय व्यवस्था कैसी थी और उसमें से क्या क्या हम लोगों ने लिया। एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर, भाषा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो संस्कृत भाषा की प्राचीन संस्कृत भारत की प्राचीनतम और समृद्ध भाषा रही है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि वैदिक साहित्य, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, नाट्य शास्त्र, योग, नाट्य, न्याय शास्त्र आदि अनेक विषयों की मूल भाषा रही है। और संस्कृत को सब लोग जानते हैं देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ऋषि मुनियों ने ज्ञान के संचार किया। अच्छा, इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों संरक्षण करने चाहिए? तो संस्कृति और परंपरा की रक्षा होती है। संस्कृत में निहित ग्रंथ हमारी सभ्यता, मूल जीवन मूल्य और परंपराओं के वाहक हैं। इसलिए संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए, ये हमें बच्चों को बता सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिक है और इसके ऊपर पूरे विश्व भाषा वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। हम लोग एमए में पढ़े थे कि कैसे हमारी संस्कृत भाषा जर्मन से या लैटिन से इत्यादि से संबंध रखती है। काफी हद तक मैंने भी देखा है। सिंपल सूत्र होते हैं कि प्रथम को द्वितीय चतुर्थ में चेंज करते हैं, द्वितीय चतुर्थ को तृतीय में करते हैं, तृतीय को फिर प्रथम में करते हैं। ये सिंपल रूल होता है, पढ़ लो होना था। और मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को करके भी बताता हूँ थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए कि जर्मन वाले जो पढ़ रहे हैं, पितृ शब्द हो गया है ना, या मातृ शब्द हो गया, सारे सबके जड़ में बात संस्कृत नहीं है। और साहित्यिक समृद्धि की बात करें तो कालिदास, भास, भारवी जैसे कवियों की रचनाएं विश्व साहित्य में अद्वितीय है। और कालिदास का तो जो मेघदूतम है 180 या 85 भाषाओं में अनुवाद करके अलग अलग विषयों में पढ़ाया जाता है। तो कुछ तो है उसका, कुछ तो बाकी लोगों को फील हो रहा होगा कि कैसे एक क्या बोल सकते हैं, मेघ इत्यादि तो मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्य रूप में परिवर्तित करके मानवीकरण वैसे करके और फिर अपने धूमत ज्योतिष सलिल मरुताम श्लोक में कह दिया है। अब हाँ, नेक्स्ट राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो राष्ट्रीय पहचान संस्कृत भाषा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इसका लोक यानी हमारे जड़ों को बढ़ाना एक उद्देश्य है। इसलिए अपने संस्कृति से जुड़े रहना है। आप जो करना चाहते हैं बने, लेकिन एक संस्कार युक्त और सभ्य और अपनी भाषा के प्रति उदारता रखने के लिए आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए, ऐसा बता सकते हैं। और कुछ ये उपाय बताए गए हैं कि स्कूल और कॉलेजों में संस्कृत को वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। सरल और संवादात्मक संस्कृत को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे सर ने बताया था कि कैसे संवाद के माध्यम से कर सकते हैं।
लंबे लंबे वाक्य को नहीं बना सकते हैं और छोटे छोटे वाक्यों को हम बीच बीच में समाहित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस भाषा में बच्चे समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है, सब लोग ये मानते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है बीच बीच में वाक्य कुछ कुछ बोल बोल करके कर सकते हैं। तकनीकी माध्यमों का उपयोग, संस्कृत में वेबसाइट बनाई जाए, मोबाइल ऐप बनाए जाए, ई बुक्स, यूट्यूब चैनल इत्यादि के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करवाई जाए तो जाकर के बच्चों को काफी सपोर्ट मिल सकता है। कल सर ने दिखाया था, कई सारे ऐप्स दिखाए थे और जिसके माध्यम से कुछ एक्टिविटी बनाकर हम कर सकते हैं। संस्कृत में एआई अनुवाद और वॉइस असिस्टेंट जैसे आधुनिक टूल्स विकसित किए जाए, इस पे भी काम चल रहा है। संस्कृत में संवाद और साहित्य लेखन, घर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर संस्कृत में दैनिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए। जो हम किसी से कुछ अभिवादन कर दिए, कभी भाषा पूछ लिए, कुछ विश करना है, उसको हम कर सकते हैं। संस्कृत में उपन्यास, कहानियां, समाचार आदि लिखे जाए ताकि यह जीवंत भाषा बनी रहे। ऐसे सुनने में आता है कि कुछ कुछ प्रकाशन है अभी काम कर रहे हैं इसमें, जो प्रकाशित होते हैं। सरकारी प्रोत्साहन की बात करें तो संस्कृत के विद्वानों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाए। इस बार मैं मुझे सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जिसको अनुदान अभी नहीं मिल रहा था, तो 10,000 रुपया या 15,000 रुपया कुछ अनाउंस किया है। तो ऐसे सहयोग मिलेगा तो कुछ संस्कृत के प्रति लोग आएंगे, जुड़ेंगे, ताकि उनका पारिवारिक भरण पोषण भी हो और फिर आगे भाषा को ले जा सके। संस्कृत के संरक्षण है तो विशेष मिशन और योजनाएं चलाई जाए, जैसे संस्कृत भारती का कार्य चल रहा है। अभी 1000 कुछ शाखाएं चलेगी। अब बात करें, संस्कृत न केवल एक भाषा है बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की, इसमें जो पिछले उसमें 3 टॉपिक उसी में था। जैसे कि जैसे फिल्म सिटी के नाम से बहुत सारी फिल्म बनती है भाषा की, भोजपुरी की, हिंदी की, तो मैथिली भी बनने लगे। तो उसी प्रकार संस्कृत फिल्म सिटी भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर संस्कृत के मूवीज बननी चाहिए। और दूसरा एक संस्कृत चैनल होना है जहाँ लोग देख सके, जिनको नहीं आता वो देख के समझ लेते हैं, श्रवण वाला। और एक जो आता क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल हो, क्रिकेट हो, इसके हरियाणा के तक में कमेंट भी आ रही है बहुत सारा, पर संस्कृत का हम लोग प्रयास नहीं करते। तो ये पॉइंट एक सराहनीय होगा कि आपके प्रयास। तो एक फिल्म सिटी कहा, बिल्कुल अच्छी बात है। फिल्म सिटी तो एक जगह बना दी गई, अब वहां पर आप तेलुगु में जाकर करें या संस्कृत में करें, तो संस्कृत वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग करते रहते हैं अक्सर। फिर में विज्ञापन बनाइए ना, वहां से शुरू होइए, धीरे धीरे छोटे छोटे नाटक बनाए, शकुंतला शॉर्ट बनी लेकिन क्या है कि अभी लोगों को पता नहीं फिर वही बात बोलूंगा, शायद पिछली बार पिछले साल बोली कि वार्ता वाली में वो आता है क्या कि हिंदी गानों का अनुवाद कर दीजिए। वो विनोद ने बताया बाद में कि आजकल बंद हो गया। मैंने कहा मैंने कर दिया है, उसको देख लेना। तो क्यों इसीलिए क्योंकि आपने गाने बनाए नहीं, आपने संस्कृत में गाने नहीं बनाए। आप संस्कृत में गाने नहीं बनाते, आप उलझे हुए हैं वहीं पे। वो तो है ही हमारे बीच के पत्थर जो है, कालिदास ने जो लिख दिया, कालिदास से लेकर शिवराज विजय तक जो लिखा गया आप अभी लिखिए ना। किसने मना किया रोमांटिक गाना अभी नहीं बनेगा नहीं धुन में? तो ये मेहनत पर आप बनाएंगे, गाना लिखेंगे, उसके बाद धुन बनाएंगे, म्यूजिक डालेंगे, देन उसको पॉपुलर करेंगे। आजकल तो माध्यम है, आप एक गाना लिखिए, बेसुरे ही सही गा दीजिए यूट्यूब पे, लिखिए तो सही। और लिखा जा रहा है तो कितना लिखा जा रहा है, नाटक कितने लिखे जा रहे, अपना फिल्म पे जाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने बात की। वो अंतिम स्टेज पे आषाढ़ का एक दिन छपने की, फिर 1 महीने में छप जाए। उसके प्रीफेस में मैंने लिखा है, आप एक एक्टर संस्कृत विश्वविद्यालय से कहीं से पैदा कर देंगे ना, अपने आप उस दिशा में भी लोग जाने शुरू कर। नाट्य शास्त्र का विभाग है क्या? संस्कृत विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। नाट्य शास्त्र का विभाग है क्या? अभी जाके यहाँ पे 2-3 साल पहले खुला है, कितना काम हो रहा है। उस नाट्य शास्त्र के विभाग के पास
एक प्रीपेड रमेश पांडे को भी लिखने को दिया सर को, 1 महीने से पड़ा हुआ है उनके पास, उनसे भी लेना। तो नाट्य विभाग में क्या हो रहा है, उसको आवंटित किया गया है कि राशि आवंटित की गई कि इतनी राशि, आपको कहां से करेगा वो नाट्याचार। तो नाट्य विभाग में नाट्याचार प्रशिक्षित है क्या? नहीं है। अपने मनमोहन को, कौशिक को, जिसने कभी नाटक किया ही नहीं जीवन में, उसको दे दिया पढ़ाओ, वो नाट्यशास्त्र पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं है, कराने वाले की जरूरत है। उस नाट्य विभाग को आप दीजिए कि हर साल में तुमको 2 प्रोडक्शन करना है छोटा ही से, वहां पे क्या आपने ये किया? आपने कभी कहा कि जो नाटक पे पीएचडी करेगा हम उसको देंगे, जो करवाया रहेगा लिख के देगा नहीं, जिसने निर्देशन किया। आपने कहा जिसने लीड रोल किया होगा उसको एमफिल उपाधि मिल जाएगी, कहते नहीं आप। तरीका ही गलत है, यूजीसी का तरीका ही गलत है। अच्छा, यूजीसी को बताएगा कौन? हम और आप करवाएंगे। ये ज्योतिष किया ना देवेंद्र मिश्र जी ने, दौड़ दौड़ के करवा दिया ना ज्योतिष। डीयू में ज्योतिषी है, ज्योतिष है ना, तो अभी उत्तराखंड उन्हीं ने दौड़ के करवाया था हमारे समाज। हम जब कर रहे थे, आप वहां दौड़ेंगे, उसको बताएंगे, उसको करवाएंगे, धरती से ग्रेविटी रहेगा कौन? साउथ कैंपस में आज भी नहीं है। साउथ कैंपस में आप व्याकरण से कर सकते हैं और साहित्य से कर सकते हैं, और आई थिंक वेद से कर सकते वेद से हैं। तीन ही है वहाँ पे। ज्योतिष विभाग वो थे तो वो करवाते थे। उन्होंने मेरी पीएचडी इसीलिए, मैं भी थोड़ा यहाँ पे साकेत रोज आता हूँ घर से, आज तो कट गया। उन्होंने मुझे फोन करके यही कहा कि बेटा तुम जिसके साथ बोलो ना मैं उसके साथ दे, तुम काम करोगे लेकिन अपने हिसाब से करो। मेरे पास ना ज्योतिष वाले ही 10 लोग थे लाइन में लगे हुए, मैं जाते ही नहीं था उनसे, मिल पाएंगे 3 साल हो गए। उन्होंने कहा मेरे पास जगह पर, लेकिन तो आप ज्योतिष वाले हर एक के अकेले, अब शायद अपॉइंटमेंट हो गई है ज्योतिष वालों से। मेरी आंटी भी दिले कुछ वो लिख है। तो वही है कि नाट्य शास्त्र का फिल्म की बात है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे। एक भोपाल में यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो बीच बीच में बड़े अच्छे व्याख्यान, मतलब पूर्ण व्याख्यान नाट्य शास्त्र को लोग कुछ कुछ करते हैं। उसी के नीचे लिखा मैंने कि प्रायोगिक चीजें करो, खाली व्याख्यान से नहीं होगा। तो मोहम्मद ने ये कहा, गुप्त ने ये कहा, और उसमें ये कहा क्या, उसमें ये है, सैद्धांतिक रूप से नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप, सिद्धांत छोड़ के करके दिखा दो कि हमने जी ये बनाई है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल में गई। तब शंकराचार्य नाम की फिल्म बनी, उसके बाद 1-2 बनी, आपसे तो बहुत अच्छी एक बात साउथ वाले उनके फिल्मों में झलक मिलती है, उनके कहीं कुछ करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और वाले तुम लोग नाकारे हैं, लोग कुछ करते हैं नहीं। और हमसे बड़ा पंडित कोई है नहीं, विद्वान कोई है नहीं, है ना। तो उस दिशा में करेंगे कब? मैं ना बार-बार डोंट वरी होता है, हम लोग मिलके करेंगे। तो जो चीजें सामने आ रही है उसको इन फ्यूचर हम लोग कहीं रख सकते हैं तो रखें, कर सकते हैं तो करें, यही हमारा उद्देश्य भी है। और कुछ बच्चों से करवाएं, कुछ से भी कर सकते हैं। और एक YouTube हमारे पास लिंक है जिसके माध्यम से शायद आप लोग परिचित होंगे, संपदा। संस्कृत को हम एक चेतना की भाषा और हम हमारे आत्मा के साथ जोड़ेंगे तब संस्कृत एकदम सरल, और उसका बनावट, इस भाषा का जो बनावट है, the way it is designed, the way it is shaped by the seers and sages, बहुत ही लॉजिकल और हमेशा वही चेतना संबंधी है हर एक शब्द। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, इट्स नॉट ए सर्वाइवल लैंग्वेज, इट्स नॉट ए कन्वेंशनल लैंग्वेज। कन्वेंशनल लैंग्वेज में क्या होता है? कन्वेंशनल लैंग्वेज में आप देखो, इट्स ऑल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये क्या है अंग्रेजी में? हैंड है। ये क्या है? ये क्या है?
बस हमको किसने बता दिया, पढ़ा दिया, हमने सीख लिया। पर आपका ये अधिकार नहीं है पूछने के लिए कि इसको हैंड क्यों कहा जाता है, इसको नोज क्यों कहा जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क दिस क्वेश्चन। इफ यू आस्क ऑल्सो विल बी रिडिक्यूल्ड, or if you are not ridiculed, you will not get a satisfactory answer to it. Sometimes, yes, if we go back to the history of the development of the language, we can find out some history about it, some facts about it, why it is called. पर बहुत हद तक हम उसको बता नहीं पाएंगे कि क्यों। पर संस्कृत में एक ऐसा शब्द नहीं है that which is object specific। कहने का मतलब है, तो आप पूछेंगे क्या संस्कृत में हैंड के लिए कोई शब्द नहीं, नोज के लिए नहीं है, चेयर के लिए नहीं है, टेबल के लिए नहीं है? एक नहीं, बहुत है। एक एक ऑब्जेक्ट के लिए कभी कभी आपको 100 से भी ज्यादा शब्द मिलेगा। तो फिर कैसे आप बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है? इसलिए कि एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर 100 शब्द है तो इन 100 शब्दों का अनुशीलन आप करिए, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करिए, उस शब्द का धातु क्या है। और ये क्यों वाला जो प्रश्न है हम हमेशा कर सकते हैं संस्कृत में, हर शब्द के लिए क्यों ऐसा है, और आपको सही जवाब भी मिलेगा। अमरकोश देखा है आपने, पढ़ा होगा। अमरकोश में हर वस्तु के लिए जितने शब्दों का प्रयोग होता है उसका लिस्ट है, सूची बनाई गई है, उसको कंपाइल किया गया है। जैसे कि अब देखो, जल के लिए, पानी के लिए 30 शब्द आपको अमरकोश में मिलेगा। अग्नि के लिए 34 शब्द हैं। इस प्रकार किसके लिए 52 शब्द है, किसके लिए 60 शब्द है, किसके लिए कई प्रकार, जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है एक एक वस्तु के लिए, पूरी की पूरी सूची अमरकोश में है। अंग्रेजी में बस एक ही शब्द बोला जाता है पानी के लिए, वाटर। उसके अलावा दूसरा शब्द नहीं है। यहाँ पे 30 शब्द हैं। और ये 30 शब्द का मतलब क्या है? पानी को जल क्यों कहा जाता है, आप प्रश्न कर सकते हैं। और जल सिर्फ पानी ही नहीं है। अब ये जानना पड़ेगा कि पानी को जल क्यों कहा जाता है। पानी को जल इसलिए कहा जाता है कि पानी का एक धर्म है लिक्विड से सॉलिड बन जाना। जड़ बन जाना पानी का धर्म है। वो जड़ प्रकृति, जड़ स्वभाव पानी के अंदर है, इसलिए उसको जल कहा जाता है। जल और जड़ में ज्यादा अंतर नहीं है। ये पानी का धर्म है। पानी को वारी क्यों कहा जाता है? वृणोति, आवृणोति, आच्छादयति, मेघ के रूप में वो आच्छादित कर देता है। ये भी पानी का एक धर्म है। इस प्रकार अग्नि को देखो, अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है? अग धातु से निष्पन्न यह शब्द, अग का मतलब है ऊर्ध्वगमन। अग्नि की जो शिखा है उसका स्वभाव है ऊर्ध्व, ऊपर की ओर जाना। कभी अग्नि की शिखा नीचे नहीं और नहीं जाती। इसलिए अग्र शब्द भी उसी धातु से है। अग्र का मतलब है, जब अग्र आप कहते हैं सामने देखते हो या ऊपर देखते हो। अग्नि को अनल क्यों कहा जाता है? अनल का मतलब क्या है? ना अलम से अनल बना है। जैसे ना अश्व अनश्व होता है, ना अलम अनल होता है। ना अलम मतलब पर्याप्त नहीं है। अग्नि इज द एवर डिससैटिस्फाइड वन। पूरी की पूरी सृष्टि उसके मुख में आ जाए तभी भी संतुष्ट नहीं है। अग्नि को कोई शांत नहीं कर पाएगा। कुछ भी पर्याप्त नहीं है, ना अलम ना अलम। यही जब अनुभव हुआ
ये भी अग्नि का एक धर्म है, एक स्वभाव है, तो नाम रखा अनल। तो इस प्रकार हम शब्दों का विश्लेषण करके देखेंगे तो पानी के लिए अगर 30 शब्द है तो यह 30 शब्द पानी का 30 धर्मों के बारे में, 30 प्रॉपर्टीज के बारे में, क्वालिटीज के बारे में बताता है। तो एक दृष्टि से हम शब्द ही नहीं सीख रहे हैं, हम पूरा का पूरा विज्ञान ही सीख रहे हैं। एक साइंटिस्ट को क्या चाहिए, किस ज्ञान है? एक साइंटिस्ट जब पानी को देखता है, एक आम आदमी जब पानी को देखता है तो उसके अंदर फर्क क्या होता है? तो साइंटिस्ट जो जो तत्व निकालता है, आमतौर पर लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मुनि ऋषि लोगों का काम ये था, तो इस प्रकार बनाया इस भाषा को कि पूरा का पूरा विज्ञान उसी में निहित है। हम पढ़ते वक्त अगर अग्नि का 34 नाम हम जाने तो अग्नि के 34 प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता होता है। ऐसे मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज है, हर नामकरण के पीछे है ना उसका धर्म है, उसकी विशेषता है, ये सारी चीजें बताते हुए इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जो विदेशों में अक्सर प्रचलन है, वहां पर तो ज्यादा अग्नि को लेकर के, मंत्रों को लेकर के पढ़ाई लिखाई हो रही है। जो सुनते हैं ना हम लोग कि विदेशों में पढ़ाई हो रही है, जर्मनी में ज्यादा पढ़ाई हो रही है, इंग्लैंड में ज्यादा, तो वहां पर इन पर ज्यादा फोकस है। और इसका इसलिए है क्योंकि इसका प्रभाव मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस पर कई सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। तो संस्कृत के मंत्रों या श्लोकों की जो ध्वनियां हैं, उनके श्रवण से हमें अलग प्रकार का अनुभव होता है। हमारे सामने कोई मंत्र इत्यादि बजता है, भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु, भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु, सदा विवेकानन्दमयं, सदा विवेकानन्दमयं, सुविवेकमयं स्वानन्दमयं, सुविवेकमयं स्वानन्दमयं, भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु, भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु, सदा विवेकानन्दमयं, सदा विवेकानन्दमयं, सुविवेकमयं स्वानन्दमयं, सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। भुवनमण्डल एक मंत्र के ध्वनि सुनते हैं एक बार। ये जो श्लोक था मतलब कि कैसे था विवेकानंद के ऊपर, वही बजा है। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। ध्वनि को सुनने के बाद थोड़ा सा अलग बात अनुभव होता है। और ये तो हम लोग जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं और थोड़े दिन पढ़े हैं, लेकिन जो लोग इस विषय को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं बड़े लेवल तक साइंटिफिक तरीके से, वो काफी चीजें इन फ्यूचर। तो हमारे गुरुकुल में काम करते थे तो ऐसे रिसर्च करने वाले आए थे, उन्होंने मंत्र उच्चारण को पहले सभी जो छात्र थे उनके आभावली को अटैच किए। मंत्र उच्चारण के पहले क्या आभावली, कितना लेवल है इसका, इसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद आधा घंटा मंत्र उच्चारण के बाद फिर उन्होंने आभावली को वो आश्चर्य हो गए कि मंत्र से जो है तो इतना
तेज और आवागनी बढ़ जाती है व्यक्ति की, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर। अभी जो मैं मेघदूत की बात की जो श्लोक भूल रहा हूँ, मुझे पुष्करा वक्त का नाम तो याद था, श्लोक पूरा याद नहीं था। इसके अंत में वो सुक्ति याचा होगा वरम अधिगुणे है ना, याचा होगा वरम अधिगुणे, वरम अधिगुणे ना तो मैं अपने मांगो उसी से जो दे दे खुशी से बात है ना। तो जिसके पास है ही नहीं ना से क्या मांग रहे हैं, इसके पास है ही नहीं देगा क्या। उसमें दो शब्द आए, क्या शब्द, जाता पंचे भुवन विदिते पुष्करा वर्तकाना, दोनों शब्द को पारिभाषिक शब्द, पुष्कर और आवर्तक, ये मेघ के दो रूप है। एक पुष्कर नाम का मेघ है और आवर्तक नाम का। आज साइंस के अंदर 4 तरह के मेघ, और ये 2 तरह के मेघ वैसे ही मेघ तौर पढ़ेंगे तो चारों के नाम, मेरी डायरी में चारों के अंग्रेजी नाम लिखे उस जमाने से कहीं होगा लिखा हुआ। एक का नाम सिरस है इंग्लिश में, वो कालिदास को पता है 4 तरह के मेघ। कालिदास का समय क्या, साइंस को पता चला 4 तरह के मेघ होते हैं। ये संस्कृत की विशेषता है, काफी नहीं। कालिदास खाली कवि थे ऐसा नहीं, तो पुष्करा वर्तक नाम जो लिख दिया, पुष्कर और आवर्तक नाम के मेघ मिलेंगे तुमको रास्ते में, ये होगा, तो वो सेम वही है आज भी। 4 तरह के मेघ साइंस आज बता रहा है कि 4 तरह के मेघ, उसका काम ये है, ये नहीं। कैसे पता, वो सबको पता था उस जमाने में, कालिदास ने लिख दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। जिस समय पढ़ाई लिखाई ज्यादा होने लगा, पाश्चात्य देशों में नहीं थी, तो है ना, उससे काफी हजारों साल पहले से पढ़ाई लिखाई यहाँ पर चलती आ रही है। मैं आगे एक और वीडियो दिखाऊंगा कि लगभग जब विदेशों में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई होगी, रिसर्च है ना स्टार्ट हुए होंगे, उससे पहले हजारों साल पहले बंगाल रीजन में कम से कम 200 गुरुकुल चल रहे थे। 200 बोल रहा हूँ या मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। और पूरे भारत प्रांत के बारे में बात करें, बहुत सारे है ना गुरुकुल चल रहे थे उस टाइम। आते हैं एक साइंटिफिक बातों पे, जो मंत्र सुन रहे थे हम लोग, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो संस्कृत केवल भाषिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क के समग्र विकास में अद्भुत भूमिका निभाती है। और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों और न्यूरोलॉजिकल अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि संस्कृत का अभ्यास मस्तिष्क की संज्ञात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे उसको बढ़ाने में सक्षम है। जब हम पढ़ाई करते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो अलग तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने के कारण पीछे क्या होता है, फिर संज्ञात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। फिर संस्कृत का उच्चारण स्पष्ट होता है, लयबद्ध होता है और वैज्ञानिक होता है। और उससे होता क्या है कि मस्तिष्क के जो ब्रोका और वेर्निके क्षेत्र है वो सक्रिय हो जाते हैं। और यह किसके लिए उत्तरदायी है, तो बोल रहे हैं यह भाषा और स्मृति के लिए उत्तरदायी है। संस्कृत के श्लोक और मंत्र स्मरण शक्ति, संस्कृत के जो भी श्लोक हैं और मंत्र हैं, वो मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में उत्तरदायी है। ये सभी लोग मानते हैं। सुबह सुबह हम स्कूल में जब जाते हैं, प्रार्थना होती है या ओम की ध्वनि होती है, तो अलग एक वाइब्रेट होता है, फील होता है। तर्क और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है संस्कृत पढ़ने से। संस्कृत में व्याकरण अत्यंत तार्किक और सूत्रबद्ध तरीके से है, जैसे सर बता रहे थे वो। और पाणिनि के अष्टाध्यायी पे तो काफी रिसर्च हो चुके हैं, और पूरा भाषा विज्ञान भी इन्हीं के ऊपर चलता है। और श्रवण और उच्चारण क्षमता में सुधार होता है। संस्कृत के उच्चारण में जीभ, तालु, होठ और गले का संतुलित उपयोग होता है, जिससे मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स और ऑडिटरी कॉर्टेक्स का व्यायाम होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है और काफी सक्रिय होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ अभी। सबसे ज्यादा हम बता सकते हैं बच्चों को, ये हमारे स्कूल में जितने भी टॉपर है ना, या 12th में है या पूरे भारत लेवल में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारे संस्कृत वाले बच्चे होते हैं। 10 में से 7, 8, 9 तक
एक ही बच्चा, जो बच्चे होते हैं जो इधर उधर होते हैं। तो संस्कृत पढ़ने का फायदा ये हुआ, उनका जो मस्तिष्क है अलग तरीके से काम करता है, वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, सिर्फ संस्कृत में कर रहे हैं ये नहीं बनेंगे। और हमारे यहाँ किसी भी बच्चे से मिले आप लोग तो सब ऐसे ही धुरंधर टाइप से, तो उससे क्या होता है बाइलिंगुअल, पीछे वाला स्लाइड है, कि जो भाषिक विकास होता है। जो बच्चे संस्कृत के साथ साथ आधुनिक भाषा सीख रहे हैं, है ना, उनमें मानसिक लचीलापन बना रहता है और बहु कार्य क्षमता बेहतर होती जाती है। तो इसलिए भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। सर जो फ्रेंच टीचर्स है ना, कभी तो अपने फ्रेंच टीचर से बात, हमारे यहाँ तो वो बोलती है कि उनके पास 10th तक संस्कृत थी, 10th तक संस्कृत पढ़ी, उन्होंने कॉलेज में आकर जो है ना वो फ्रेंच कोर्स का कोर्स किया। कहते हैं हमें ज्यादा जल्दी सीखने को तो मतलब उनकी योग्यता ये थी कि वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। उसका कारण ये था कि उन्होंने 10वीं तक संस्कृत प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ऐसे मैक्सिमम लोग फ्रेंच जर्मन वाले बाद जाके डिप्लोमा स्टडी करते हैं, फिर आगे जाते हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं उसमें कुछ प्रमाण के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है कि भारत के नीमहंस और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में शोध किए गए, जिससे इनके गुरुकुल में आए थे लोग, जैसे संजय बताएंगे। तो वैसे ही वहां पर भी रिसर्च चल रहे हैं और वहां पर पाया गया कि संस्कृत के श्लोकों का पाठ करने वाले विद्यार्थियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ गई। और सिर्फ हम लोग ये सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको ज्यादा बेहतर जानते हैं। और MRI स्कैन में यह सिद्ध हुआ कि संस्कृत पढ़ने से मस्तिष्क अधिक से अधिक उसके जो नसें हैं वो सक्रिय हो गई। संस्कृत की बहुत पढ़ाई करी, डिप्लोमा डिग्री हासिल कर ली, और जब वो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्रेन के कुछ हिस्सों का साइज बढ़ जाता है, मेमोरी इंक्रीज हो जाती है संस्कृत का उच्चारण करने से। अब अपनी इस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अपने कुलीग्स के साथ और इंडिया के डॉक्टर्स के साथ मिलकर 42 वॉलंटियर्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से 21 बच्चे 22 साल के हाईली क्वालिफाइड संस्कृत पंडित थे, जिन्होंने 7 साल तक 10,000 घंटे फुल टाइम संस्कृत का अध्ययन किया था, और दूसरा 21 बच्चों का बैच लिया जो नॉर्मल कॉलेज जाते थे। जब उन्होंने उन बच्चों के ब्रेन का MRI किया तब वो हैरान हो गए कि जो बच्चे संस्कृत का उच्चारण करते थे उनके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, उसका साइज कॉलेज जाने वाले बच्चों के कंपैरिजन में बढ़ गया था। इतना ही नहीं, उनका कॉर्टेक्स भी डेवलप हो गया था और ग्रे मैटर के अंदर न्यूरल सेल्स भर भर के थे उनके पास। आपको खास बात बता दूं, ऐसे ब्रेन वाले बच्चों का मसल पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल और अकेले निर्णय लेने की ताकत अद्भुत होती है। इसी सबको देखते हुए डॉक्टर जेम्स हार्टजेल ने इसको नाम दिया द संस्कृत इफेक्ट। भाई अगर आप संस्कृत के मंत्रों को पढ़ते हो या सुनते हो तो भाई बधाई हो आपको, और शेयर करो भाई। कई चीजों में कंट्रोल होता है। तो ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उससे हमें काफी बातें आगे सीखने को मिलती है। संस्कृत भाषा का अभ्यास केवल भाषाई ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क के बहुआयामी विकास का माध्यम है, कि हम लोगों ने देखा भी अभी। यह भाषा स्मृति, तर्क और तर्क, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आज के युग में जहाँ मानसिक विक्षेप और ध्यान की कमी बढ़ रही है, संस्कृत में वेद, योग, स्पीच थेरेपी आदि समाधान के रूप में उभर रहे हैं, और भारत में लोग विजिट कर भी रहे हैं। अब दूसरा हमारा कारण ये बोल सकते हैं, जो नैतिक जीवन में हमारा संस्कृत भाषा की काफी भूमिका है, ताकि हम सिखा सकें कि कैसे आदर करें, संस्कृति की रक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सम्मान करना सीखते हैं, सिर्फ आर्थिक विद्या के प्रति न भागें, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? शांति है, और शांति हमारा। कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन के, कुछ और लाइन के संस्कृत पढ़ते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस होता है, बस फिर अपने संस्कृति की ओर आते हैं, फिर पढ़ना चाहते हैं। ये चीज दक्षिण भारत में ना मैंने देखी। एक बार मतलब ऐसे ही कि वो थोड़ा RSS संबंधित था, तो गाँवों में जाके सनातन गाँव कोई त्योहार है तो वो प्रचार प्रसार किया जाता है। तो वहाँ के जो मंदिर, एक तो उनकी बनावट बहुत सुंदर होती है। हम लोग एक मंदिर में ऐसे गए, तो वहाँ का एक व्यक्ति थे पुजारी, होती हुई पूजा करते थे। तो हमने बात की उनसे, पता चला कि वो प्रोफेशनल मतलब इंजीनियर, लेकिन संस्कृत और वेद अपनी स्वशाखा अध्ययन जो कहते हैं, स्वशाखा अध्ययन तो उन्होंने किया था, और उनके परंपरा मतलब वो जो भी चली आ रही थी तो निभाने के लिए वो सुबह और शाम मंदिर में सेवा देते हैं,
और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो इंजीनियर है, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही कई लोग हैं, कई लोग ऐसे काफी तो एक लोग विभाजन देता है। इसको पूरा गीता 8th क्लास में पूरे 18 अध्याय की कहानी है। आप केवल नंबर 2 18वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या है, वो आपको सुना देगा आज समय। और उसके फादर इंजीनियर, तो फादर का भी वो इतना इतना मोटा टीक रखा हुआ जो भी, उनका छोटा भाई सेकंड में वो भी इतना मोटा टीक, और गीता में उसको पूरी याद। सारे वो दक्षिण भारतीय वो बहुत ज्यादा, बल्कि बच्चा होकर संध्या और जो है वो रोज का दक्षिण हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे। अच्छा, हमने आज तक एक और नई बात मुझे पता चला कि लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन एक मथुरा की लड़की भी हमारे 10th क्लास में है, तो जब कभी मैं तो पढ़ती हूँ, संध्या भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं पहली बार देखता हूँ, मुझे पता भी नहीं। हमारे तो कई सारी चीजें हैं तो हम लोग मथुरा की। हमारे गुरुकुल में जो है तो ये बालिकाओं को भी ये वेदाध्ययन कराया जाता है। तो वहाँ के जो दक्षिण भारतीय शंकराचार्य थे, तो पहले ये थोड़ा इसमें विरोध में थे, बाद में उन्होंने समझा कि ब्रह्मसूत्र में जो है तो इस विषय पर बताया गया है कि पहले बहुत सारे जो तो स्त्रियां भी गार्गी और बहुत सारी तो फिर वो सपोर्ट करने लगे, तो हमारे बिल्कुल नया के प्रभाव नहीं। वहाँ पर जो मतलब दक्षिण भारत के इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं ना, इंग्लिश ये जो समर वेकेशन होता है ना, स्कूलों में आते हैं, 15 दिन का एक शिविर होता है, पूरी दिनचर्या बिल्कुल की तरह सुबह से शाम तक जो हम करते थे वही उनको कराते थे। ये मतलब बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा है। उच्चार तो मैंने शौक की पढ़ाई करना जाता हूँ, उपनयन संस्कार कन्याओं का हमने प्रचलन में नहीं सुना, हमने सुना ही पर नहीं। ये वाला सुना हो। मैं भी हम देवियों को भी जनेऊ पहनाते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ाते हो ना हो, गंगा जी को पहनाते पहना रहे। हमारे घर में दुर्गा पूजा होती है, इस गणेश कार्तिक की तो ब्रह्मसूत्र तो नैतिक जीवन में संस्कृत भाषा की काफी भूमिका है, और इसको पढ़ने से काफी सुधार देखने को मिलता ही है। योगदान क्या है तो देखें, श्लोकों और तुक्तियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा हम देते रहते हैं। संस्कृत में अनेक ऐसे श्लोक और तुक्तियां हैं जो जीवन को नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, अहिंसा परमो धर्म, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मैं नीति शतकम का बहुत उपयोग करता हूँ छात्रों को समझाने के लिए या व्यंग्यात्मक रूप से काटने के लिए, या तो समय समय पे करते रहना चाहिए। ग्रंथों से सदाचार की प्रेरणा मिलती है हमें। मनुस्मृति हो गया, हितोपदेश हो गया, पंचतंत्र हो गया। पंचतंत्र हितोपदेश तो पता नहीं कितनी भाषाओं में अनुवाद करके उनकी कहानियों को हुआ है ना, लोग कहानियों के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, संस्कार डालने का प्रयास करते हैं कि वैसा हमारा व्यवहार हो। सर आप तो डांटते हैं यदि आपको सुनती छोटे बच्चे आपके दर्जा एक हमारे तरीके को समझ गए आप। नहीं ये मैं डांटता मतलब सुप्ती बोल जाती, किसी को समझाया, किसी चीज को मना किया और फिर भी वो करता है, तो फिर मूर्ख प्रकरण बताता हूँ मैं निश्चित करने से, और वो ज्यादा होने के तब करता हूँ। और जैसे मूर्खों का कोई उपाय नहीं होता है कि बाकी सबका उपाय लगाएंगे, तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि बुरा ना लगे जाके घर बोलने लगे ये मैं सारनाथ और अधिमर्श के शास्त्र वेदम मूर्खस्य नास्ति और शक्ति, ये श्लोक लगाना शक्तियों बारे तुम जानिए ना शक्ति। तो ये वाला श्लोक ना पूरा बोल के मैं नॉर्मल बोलता हूँ कि सभी चीजों का उपाय बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन मूर्खों का कोई उपाय नहीं बताया गया। तो तुम मूर्ख हो या नहीं हो ये देखो। और ज्यादा अति कर दिया है, कई दिनों से कर दिया है, तो मूर्ख प्रकरण तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया है कि मगरमच्छ के मुंह में
डाल करके हाथ कुछ निकालना है तो वो कठिन काम कर लो। सांप को गले में लगाना है ना, नाक को, वो कठिन से कठिन काम है ना, वो भी कर लो। लेकिन उसको समझाने की कोशिश बिल्कुल मत। संपर्क इंद्र वैनेश लोग संपर्क इंद्र वनेश्वरी। तो ऐसे करके मैं, अब वो घर पे जाके बोलते हैं और पेरेंट्स कई मीटिंग में मीडिया में आकर बोलते हैं कि सर आप श्लोकों के माध्यम से डांटते हैं तो उनको अच्छा लगता है। एक जगह तो कहा गया कि मूर्ख को समझाना भी आसान है, अब विद्वान को भी समझाना आसान है, और कचरा को समझाना बहुत मुश्किल है। वही ना, अब क्या सुखा मारा, क्या सुखा मारा थे तो असली वही, हाँ, अल्पविद्या असली मूल वही। कहा कि कमल के रेशे से पागल हाथी को बांधा जा सकता है। हाँ, तो जड़ में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो जो पागल के रह जाएगा वो वाला जो वो संस्कृत नाटकों और काव्य में आदर्श चरित्र हमारे पेश में कालिदास हो गए, भास हो गए, भवभूति हो गए। इन कवियों के नाटकों और काव्यों में जो चरित्रों के माध्यम से आदर्श आचरण प्रस्थापित किया जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादिता के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम जी के बारे में चर्चा करते हैं, और क्यों है ये भी समय समय में बताते रहते हैं, क्यों उनको याद किया जाता है। धर्म और कर्तव्य पर बल मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में धर्म का अर्थ केवल पूजा तक नहीं है सीमित, बल्कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करना भी है। जैसे स्वधर्म के बारे में बात करें, पर धर्म के बारे में बात करें, है ना, और श्रद्धा की बात हो गई, त्याग का, संयम का, परोपकार का, बहुत सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल शब्द हैं और उनको जीवन में हम सिखाते हैं। शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात करें तो संस्कृत में अनेक ऐसे शांति मंत्र है या प्रार्थनाएं हैं जो समाज और विश्व के कल्याण के लिए हम करते हैं और समाज की भावना उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं, और मेरा मानना है कि एक वीडियो में दिखाऊंगा अभी, मेरा लास्ट रहेगा भाई, बहुत सारी अभी स्लाइड है। समय समय पे जो संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद जो भविष्य में जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, जिस लाइन में जाएंगे, वहां से अपने आप को रिलेट करेंगे। जैसे मैं कहीं गया इंग्लैंड, और हमारा बिल्कुल वो एरिया क्या है, अपरिचित है, कोई मेरा परिचित नहीं, अचानक से कोई अपना भारत का मिल गया या कुछ मिल गया, उससे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आत्मीयता फील होती है, चाहे वो बिल्कुल अनभिज्ञ हो या ऐसा। तो ऐसे ही संस्कृत बच्चा यदि 10वीं तक पढ़ा है अच्छे से, और इन फ्यूचर कहीं गया और वहां पे जाकर कुछ प्रयोग बनता है, तो वो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, अलग अनुभव से फील होगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि जैसे आर्यभट्ट हो गए, भरत मुनि हो गए, उनका संक्षिप्त परिचय, भारद्वाजी हो गए, विमान शास्त्र के बारे में जो होता है, तो ऐसे करके कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो हम उनका एक संक्षिप्त परिचय हम सिखा सकें, या स्लोगन, लोगो जो है, लोगो हम सिखा सकते हैं। जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं भारत की, इन फ्यूचर कहीं जाता है तो उसके संस्थान पर लिखा रहेगा, है ना, तो उसको आसानी से पढ़ करके, ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, गूगल में सब कुछ मिलता है, अर्थ मिलता है, लेकिन एक जो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है ना, जो पढ़ का है, वो थोड़ा सा अलग फील करेगा, आत्मीयता फील करेगा, आत्मीयता फील करेगा। और इसलिए स्लोगन कभी कभी कुछ कुछ सिखाते रहे, कुछ कुछ परिचय भी देते रहे, आगे चले। आयुर्वेद के बारे में चर्चा करें तो भागवत जी के बारे में सभी लोगों ने सुना है, और यहाँ पर वीडियो भी मैंने डाली है। नेक्स्ट क्या नाम है, राजीव दीक्षित जी, है ना, उन्होंने काफी अच्छे से व्याख्यान किया है, तो आप लोग काफी सुने होंगे, तो उसको मैं अब ज्यादा फैलाता नहीं। आयुर्वेद की भूमिका बहुत ज्यादा है। अब मूल ग्रंथ जितने भी हैं संस्कृत में ही रचित है, और उसके बिना अधूरा है, इसलिए आपको डॉक्टर के लाइन में जाना, आपको मान्यता मिलती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं जो शास्त्री करके जा रहे हैं, संस्कृत से पढ़ाई करके जा रहे हैं। तो आयुर्वेद के जो प्रमुख प्राचीन ग्रंथ हैं, जो आज भी चिकित्सा विज्ञान के मूल आधार हैं, सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। मेरा जो BHU में हॉस्पिटल है, या एम्स के बराबर जो हॉस्पिटल है, वहां पर सामने सुश्रुत जी का ना मूर्ति बनी हुई है, उनके बारे में लिखा हुआ है। मेडिकल लाइन में जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं आगे, जैसे चरक संहिता के बारे में हो गया, महर्षि चरक द्वारा रचित है, और आंतरिक चिकित्सा का मूल ग्रंथ है।
सुश्रुत का हो गया, और अष्टांग हृदयम जो भागवत जी का है, ये बहुत फेमस है। इस पे तो लोग आजकल काफी वीडियो देख रहे हैं। और संस्कृत के बिना आयुर्वेद की गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है। यदि संस्कृत का ज्ञान ना हो तो आयुर्वेदिक ग्रंथों की सही व्याख्या और संभव नहीं हो सकती है। कई बार एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं जिनको प्रसंग के अनुसार समझना आवश्यक होता है, और ये सारी चीजें संस्कृत के माध्यम से ही संभव होती है। तो आयुर्वेद बहुत लंबा टॉपिक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं इनको सुनाना चाहूंगा बीच से। भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में एक दो नहीं 20 अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। एक बात आप सभी जानते हैं, वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है। और उस कॉपरनिकस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया। फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है। वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुन के हैरानी होगी कि कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था। और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की जो दूरी है, आप हैरान हो जाएंगे, कॉपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी। और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है, उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो, और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। इसका ऐसे करके ना जाने कितने भारत टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लिया, आगे विमान शास्त्र के बारे में लेकर के देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में करता हूँ और एक लास्ट में वीडियो और दिखाना चाहता हूँ। वो पूरे समग्र संस्कृत क्यों पढ़े, वो 13 मिनट की वीडियो है, आई थिंक, या 9 मिनट की, वो सारे बच्चों को दिखानी चाहिए। ये हाँ वही दिखा देता हूँ मैं। ये सब संस्कृत और तकनीक की बात करें तो एक सटीक और तार्किक भाषा है। आर्टिफिशियल और साइंस के उपयोगिताओं पर काफी शोध हो रहे हैं, नासा इत्यादि में तो जो चल रहा है, चल ही रहा है। कंप्यूटर के लिए भी तो सबसे हाँ, ये भाषा विज्ञान वाला हो गया। पीछे वाला 90s में ना खुशवंत सिंह अंग्रेज के राइटर थे, उन्होंने लिख दिया कि अंग्रेज हिंदी जो है वो दरिद्र भाषा, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, तो देखिए हिंदी दरिद्र भाषा, तो हिंदी वाले बन गए। तो हिंदी वालों ने लिखा कि इसमें हिंदी के पास संस्कृत की शक्ति है और संस्कृत के शब्द निर्माण की शक्ति है, तो शब्द निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने
स्पेसिफिकली कहा था कि हिंदी के बाद रैट और माउस के लिए अलग अलग शब्द निकले। तो मैंने कहीं पे बोला, उसको किसी ने पकड़ के फिर अखबार में छापा, तो पत्रकार को सकता मैं आपका मदद था, लेकिन रैट और माउस छोड़ दीजिए आप। हमारे पास हमारे ग्रंथों में पूजा पाठ में सहस्त्र नाम की पद्धति, एक देवता के सहस्त्र नाम। गणेश जी के सहस्त्र नाम में खाली वाहन वाहन जोड़ देंगे तो 1000 शब्द माउस के लिए हो जाए, नहीं हो जाएंगे। खाली गणेश जी के सहस्त्र नामों में से मान लेते कि वाहन नाम से 50 और हो, 950 शब्द हुए कि नहीं हो सकते। गणपति वाहन, गणेश वाहन, वक्रतुंड वाहन, इसका बोध हो रहा है, वो सबका हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये संस्कृत की शक्ति, वो जो बता रहे थे कि सूर्य का अंग्रेजी में सूर्य के लिए 21 है, चंद्रमा के लिए वही मुंह है। हम बनाते जाएंगे और इसके लिए खाली अमर कोष्ठक ने नहीं कहा, मेरे तस्वीर हमें पाणिनि ने बता दिया, बनाते हैं ऐसे। अब अपना बनाते रहो। If you are running a business, सर ये पीपीटी का है ना, ये बंद करना। ये चलाना। ओपन लिंक ये वाला नहीं करना, इसलिए शायद नहीं है ना। कॉपी किया होगा मुझे, कॉपी किया उस पे आया, उस पे थोड़ी का ये बना था, ये बना आ रही है। अब ये वो दिखेगा ना, where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finances. एक बार ये Namaste. When I was a child, my grandfather used to tell me stories from Ramayana, from Mahabharata, from Bhagavatam, from various other sources, but in Sanskrit, in poetry. He used to tell me, feel the rhythm of this language. Feel the purity of the vibration of the sounds that each character has, each sound has. Feel the musicality of it. And that left a lasting impression in me, and Sanskrit became an integral part of my life. When I completed my higher education, instead of going for a formal job, I set out with this mission of taking Sanskrit to as many people as I can. When I approached schools, colleges, universities, groups, individuals, I was disappointed to listen to the kind of questions that people have in mind about Sanskrit. Even now, people keep asking the same questions. People started asking me this question, why Sanskrit? What relevance it has today in this age of science and technology?
Is it not a language of religion, rituals, prayers? Is it not a dead language? Is it not a difficult language, an archaic language? And years back, when I started my journey, I didn't have any convincing answer for these questions. Literally, I had to stop teaching Sanskrit. I started searching for those materials which could inspire and answer convincingly those questions. And I'm going to share with you all few of those inspiring materials, inspiring stories that I discovered. I found out that Sanskrit is not just a language of religion, rituals, or prayer, but it's a language in which every subject known to man was written. Have a look at this list. You have Krishi Shastra for agriculture and horticulture. You have Rasayana Shastra for chemistry. You have Loha Shastra for metallurgy. Believe me, the list is long. In fact, Sanskrit has more non-religious scientific literature than texts on religious subjects. Another important question people raise about Sanskrit is that it's a very difficult language. And what adds more to this difficulty is that in Sanskrit, there are many words for a single object. While English uses only one word for water, Sanskrit has jalam, vari, ambhu, ambas, apah. In fact, Sanskrit has more than 200 words for water alone. More than 200 words. Why? Why Sanskrit uses so many words for a single object? Is it not creating difficulty for learning the language? This is because Sanskrit is not an object-specific language. It's a context-specific language and a property-based language. Let me explain it by giving you a few examples. When it says jalam for water, the word jalam is derived from a root sound, jal, which means to harden, to become stiff. So it describes one of the properties of the water is that from its liquid state, it can become solid. The word niram comes from the root sound ni, which means to lead, to go ahead. The word vari comes from the root sound vru, to means to cover. Water, it describes that water can evaporate, become cloud, and cover. In this manner, every word in Sanskrit describes a property of the object, but not specific to the object. Is it not interesting? Does it not add richness to the language? This is where one finds how rich is Sanskrit in vocabularies. I take up another point. When I start teaching Sanskrit to the children ask so many questions. So, what is the Sanskrit word for dinosaurs? What is the Sanskrit word for parachute? What is the Sanskrit word for microphone? What is the Sanskrit word for camera? And often, when I go for a teacher's training, the teachers do ask this question. Where from we get new words which can be used in our day-to-day use? That makes Sanskrit a language of day-to-day life. But we lack words. But friends, Sanskrit is a language which has a very transparent system of root sounds
from which any number of words can be created and used in our day-to-day life. I'll give you some examples. Take the root sound kr, which means to do, to put into action, to create, to make. By adding different suffixes and prefixes, one can create literally thousands of words from a single monosyllabic root sound kr. By adding the suffix tru, you make a word kartru, meaning a doer, one who does. By adding the suffix ana, you make the word karana, which means action and a tool for action. By adding the suffix ya, you get the word karya, which means anything to be done. By adding the suffix tavya, you get kartavya, which means that must be done, that should be done. And there is another way of creating new words by bringing together many befitting words. For example, you have the word rupa. You know what does rupa mean? Form, picture. You can add the word grahakam, which means that which captures, that which seizes, and combine both the words, and you get the word rupa grahakam, which means a camera. Is it not simple and self-explanatory? The same way, you can add dhvani, meaning sound, to the word grahakam and create a word for microphone, dhvani grahakam. You can create a word hwana grahakam for a call receiver. And in this manner, Sanskrit has a transparent system of deriving words from the root sounds and can create enormous amount of words which are needed for our day-to-day use. I'll share with you another interesting feature of Sanskrit, that it breathes. Have you ever experienced that the language breathes? Sounds strange, right? But I'll tell you, and you can experience this, that how Sanskrit breathes. When we learn a language, ये 13 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग पीपीटी में शेयर कर लूंगा, आप देख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। we start learning with PPT पे। निष्कर्ष के तौर पे हम ये सब एक एक करके बता सकते हैं। सुश्रुति के बारे में कभी बता देंगे, कभी चरण के बारे में बता देंगे, कभी भारद्वाज के बारे में बता देंगे। ऐसे ना जाने कितने सारे संकलन कर सकते हैं हम, और एक एक दिन जब तक आपको मौका मिलता है तब तक आप परिचय करवा सकते हैं सामान्य तौर पर। कुछ स्लोगन मैंने लिए थे, समय समय पर हम सिखा सकते हैं बच्चों को। एक संस्कार का तो बीजारोपण कर ही सकते हैं। हमारा आईपीवीएल का टॉपिक भी है। अच्छा, कि पिक्चर बनाना है और ये लिखना है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं, संस्कृत के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत के एरिया में ही आपको रोजगार करने हैं या जो भी करना है, एक नैतिक भाषा के रूप में देखें। बाकी अन्य जगहों पे आपको उतनी चीजें नहीं सीखने को मिलेगी। यहाँ तो हमारा साहित्य श्लोक पूरा सब संस्कार पे ही आधारित है, नैतिक श्लोक ही ऐसा है। तो जिस परिवेश में ज्यादा रह रहे हैं उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम ऐसे इलाके में रहे जहाँ पे खून खराबा ज्यादा होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी फिर वैसे ही होगा। और एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जहाँ पे एकदम शांति है, उसका मस्तिष्क अलग ही पड़ेगा। तो हम उस परिवेश में दिन भर बैठ रहे हैं, श्लोक सुन रहे हैं, लिटरेचर सुन रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट में मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा सहयोग के लिए। और उत्तम कार्यशाला drive है पूरी तरह से
लेकिन प्रयास भी उतना ही सतत और कटिबद्ध होकर करने की आवश्यकता है। मात्र शब्दों में बंद करके हम यहाँ पर रह जाएं, हम सर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सबका दायित्व बनता है कि अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने अभिभावक और शिक्षक के सम्मेलन में उनको इन विषयों से परिचित कराएं। हम अपनी कक्षा में जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, संस्कृत पढ़ने के 200 फायदे हैं बच्चों को। संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी 200 लाभ उठा सकता है। उसको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता, वो कभी टेंशन में नहीं आता, वो कभी भी आतंकवादी नहीं बनता। मेरे बच्चे केवी में पढ़ते थे, उनके जो आचार्य जी थे गुरुकुल परंपरा के थे, तो वो अपनी कक्षा में सबसे पहले बोलते थे, बच्चों आप अच्छे इंसान बनोगे, आप कभी भी चाहे भूखे मर जाओगे, आप देश का हित नहीं कर सकते। इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी कि भाषा जो आपको राष्ट्र और मानवता से जोड़ देती है, ऐसी भाषा को क्यों ना पढ़े और पढ़ाए। सर आपका प्रयास बड़ा ही उत्तम था, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत लक्ष्य को प्राप्त करिए और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपको। मैं रिकॉर्डिंग ठीक है। आप सभी का भी धन्यवाद। अभी ये वाला सत्र समाप्त होता है और अगला सत्र जो हमारा आदरणीय चेयरपर्सन मैम के साथ है, वो अपने विद्यालय से पूछ लीजिएगा कि आपको कैसे जुड़ना है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है या वहां से आप जुड़ेंगे, ये एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है जी मैम, धन्यवाद।